हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका, योर एडुकेटर। सो आज हम लोग पिछले वीडियो का ही फर्दर जो है हम लोग आगे जाएंगे, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियो देखें। वहाँ पे हमने 2015 से कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज हम लोग आगे जा रहे हैं 2025 के तरफ, जो कि क्वेश्चंस आए हैं आपके नेट के एग्जाम्स में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे गलत स्टेटमेंट पूछा है जो कि इस ऑप्शन में गलत है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। सही बात है, लाइसोसोम के पास बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं। सेकेंड है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच। ये भी सही बात है, मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बताया था कि लाइसोसोम के अंदर एसिडिक पीएच होता है और उसी पीएच में सारे एंजाइम्स एक्टिव होते हैं। थर्ड है, लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ये भी सही है, लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। नंबर फोर्थ है, लाइसोसोम आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गलत। लाइसोसोम का पैकेजिंग कौन करता है, ये मैंने आपको बताया था, गोल्जी अपैरेटस ये करता है लाइसोसोम का पैकेजिंग। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बस प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लेकिन एंजाइम्स का यानी कि प्रोटीन का मैचुरेशन जो है ना वो गोल्जी बॉडी करता है, और गोल्जी बॉडी के बाद गोल्जी अपैरेटस जो है वो लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट इन। अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या काम करता है ये पूछा है। ठीक है, नंबर 1 है फैटी एसिड ब्रेकडाउन, बिल्कुल नहीं। नंबर 2 है फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स, सही। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये है न्यूक्लियस। समझिए समझिए इसको, मैं आपको शुरू से ही बता देती हूँ कि कैसे न्यूक्लियस और ये सारे एंड्रोमेम्ब्रेन सिस्टम काम करते हैं एक साथ। ठीक है, ये समझ लीजिए न्यूक्लियस है, इसी से जुड़े होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही मतलब आसपास ही क्लोज एसोसिएशन में ही रहता है गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी के बाद ही गोल्जी अपैरेटस फॉर्म करता है जिसको वेसिकल्स वगैरह कहते हैं। तो ये देखिए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियस के साथ एकदम जुड़ा हुआ रहता है, यानी कि न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ ही अटैचमेंट रहता है, इसका एक्सटेंशन होता है आउटर मेम्ब्रेन का। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यानी कि न्यूक्लियस के पास जो डीएनए होता है, न्यूक्लियस के पास जो डीएनए है उसका कोड न्यूक्लियस जो है मैसेंजर आरएनए के तौर पे भेजता है राइबोसोम्स के पास, और राइबोसोम जो है इसी कोड का जो इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस भेजा है उसी से रिलेटेड प्रोटीन बनाता है, और ये प्रोटीन जो है ना ये रिलीज करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलीज करता है गोल्जी बॉडी। अब देखिए, गोल्जी बॉडी का ये वाला हिस्सा है ना, इसको कहते हैं सिस, ये रिसीविंग है, और ट्रांस जो होता है वो मैच्योर प्रोटीन को बाहर रिलीज करता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को सिस्टर्ने बोलते हैं। ठीक है, गोल्जी अपैरेटस के, गोल्जी बॉडी के। तो ये जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है ये कौन कर रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन मैचुरेशन कौन कर रहा है, मैचुरेशन करता है प्रोटीन का ये गोल्जी बॉडी, और फिर मैचुरेशन के बाद पैकेजिंग हो जाता है प्रोटीन का। अब ये प्रोटीन जाकर काम करेगा, ये वेसिकल्स है। ठीक है, तो ये अगर सिक्रीट करना है, जैसे कि अगर हम ग्लैंड्स का बात करें जो सिक्रीशन करता है, तो वो जो हॉर्मोन्स सिक्रीट कर रहा है या एंजाइम सिक्रीट कर रहा है वो बनाने वाला तो अल्टीमेटली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसको गोल्जी अपैरेटस जो है वेसिकल्स के फॉर्म में छोड़ रहा है। अब ये जाकर या तो सिक्रीट करेगा या तो सेल के अंदर अगर कुछ डैमेज है तो उसको रिपेयर करेगा। ठीक है, तो दो काम इसके, प्रोटीन का कोई फंक्शन भी हो सकता है, सिक्रीट भी कर सकता है या रिपेयर भी कर सकता है। तो इस तरह से इस पूरे को हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, जिसमें आपका यहां से आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वेसिकल्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोटिक सेल। अब देखिए, मैंने कहा मैचुरेशन, मैचुरेशन जो हो रहा है ना वो ग्लाइकोजाइलेशन ही हो रहा है, ग्लाइकोजाइलेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। अब देखिए, ये प्रोटीन कहाँ से आया, कहाँ से आया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपने पढ़ा होगा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके पास राइबोसोम्स होते हैं, और राइबोसोम होते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन बनाते हैं, और लिपिड बनाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये दोनों
ये दोनों ही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्रोटीन और लिपिड भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, जो कि आता है गोल्जी बॉडी के पास, और गोल्जी बॉडी क्या करता है, ग्लाइकोजाइलेशन करता है। तो ग्लाइकोजाइलेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड कौन कर रहा है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा गोल्जी बॉडी। मैचुरेशन इसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए बाकी ऑप्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द ऑर्गेनेली दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अभी अभी मैंने आपको समझाया कौन कौन से सेल ऑर्गेनेली है जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं। तो आपको मैंने बताया था कौन कौन से होते हैं इसमें। इसमें होते हैं आपके राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और वेसिकल्स। अभी हम ढूंढ लेते हैं कहाँ है। लाइसोसोम होंगे क्योंकि लाइसोसोम वेसिकल से ही बनते हैं। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मेरे को, यहाँ देखिए गोल्जी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। उसके बाद गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर आ गया माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब जो भी माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ दिख रहा है वो सारे गलत ऑप्शन है। आंसर हो गया 4, ऑप्शन नंबर 4। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स आर द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये चारों जो होते हैं ये आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब आपको यहाँ पे मैचिंग करना है। अब देखिए मैंने जो आपको कहा था ना फर्स्ट वीडियो में कि आजकल ज्यादातर क्वेश्चन मैचिंग पे ही होते हैं, जहाँ पे एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन का यूज किया जाता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन ही आजकल आपके पेपर में देखे जाते हैं। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना उतना बेहतर होगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पे क्या ना, 3 अगर सही मिल गया ना तो एक तो आपका मतलब तुक्का मार के सही हो जाएगा। तो इसमें यही फायदा होता है मैचिंग में कि 2-3 अगर मैच हो गया तो सही। चलिए क्रिस्टे, क्रिस्टे जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का फोल्डिंग होता है। ये रहा, ए का हो गया 3। देखिए ए का 3 एक ही ऑप्शन है। हो गया सॉल्व हमारा क्वेश्चन। चलिए बाकी भी मैच कर लेते हैं। थैलेकॉइड जो है वो क्या होता है, तो प्लास्टिड जो होते हैं, क्लोरोप्लास्टिड, उसके अंदर फ्लैटन स्ट्रक्चर होता है थैलेकॉइड, जिस जो अगर स्टैक हो जाए तो इसी को हम ग्रैना कहते हैं। ग्रैना, है ना। तो थैलेकॉइड क्या है, फ्लैटन मेम्ब्रेनस सैक इन स्टॉर्म, स्टॉर्म नहीं होगा ये यहाँ, सॉरी, ग्रैना एंड स्ट्रोमा होता है। ठीक है, स्ट्रोमा मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके ऊपर ग्रैना होता है। तो यहाँ स्ट्रोमा को ये लोग स्टॉर्म लिख दिया है। चलिए तो ये हो गया, बी का हो गया 4। तो बी का 4 यानी हमारा ऑप्शन एकदम सही है, करेक्ट। सेंट्रोमेयर को मैच कर लेते हैं। सेंट्रोमेयर क्या है, तो सेंट्रोमेयर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। और यहाँ पे दोनों सेंट्रोमेयर जो होते हैं वो जुड़े हुए, सेंट्रोमेयर बोल रहे हैं, जोरो दोनों क्रोमैटिड सिस्टर्स जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं जिस जगह से, उसी को सेंट्रोमेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 1, इसका 1 है। और सिस्टर ने डिस्सेप्ट सैक इन गोल्जी अपैरेटस, जो कि आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, ये हो गए। तो सही आंसर यानी कि एक ही ऑप्शन से हम मतलब एक ही को मैंने मैच किया और हमारा सही आंसर आ गया। कितना ईजी था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट, ये आंख खोल के आपको अच्छे से देखना होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहला ऑप्शन पढ़े करेक्ट है, हाँ चलो यही ऑप्शन सही हो गया, नहीं, इनकरेक्ट पूछा है। चलिए देखते हैं। The perinuclear space form a barrier between the material present inside the nucleus and that of the cytoplasm। बिल्कुल सही, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, और डबल मेम्ब्रेन ऐसे कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, बीच बीच में इनके पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स हम जिसको बोलते हैं। इस तरह से बीच बीच में न्यूक्लियर पोर्स होते हैं हमारे न्यूक्लियस के। ठीक है, और ये जो है ये है पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये क्या कर रहा है, तो साइटोप्लाज्म को अंदर के जो मैट्रिक्स है यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म है उससे अलग कर रहा है ना। तो यही बात लिखा है, द पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो सही बात है। नेक्स्ट आता है, न्यूक्लियर पोर एक्ट एज अ पैसेज फॉर प्रोटीन एंड आरएनए मॉलिक्यूल इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये भी सही है। देखिए ये जो पोर्स है ना, ये क्यों रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डीएनए है ना, वो जब मैसेज भेजता है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए, तो ये आरएनए जो है ना, ये निकल के बाहर जाता है राइबोसोम्स के पास। ठीक है, और राइबोसोम जो प्रोटीन बनाया है, वो प्रोटीन अंदर जाता है न्यूक्लियोलस के पास। तो इस तरह से दोनों के लिए पैसेज का काम कर रहा है, प्रोटीन और आरएनए दोनों को निकलने दे रहा है और आने दे रहा है। तो ये भी बात सही है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आते हैं, मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट पोजेस अ कॉन्स्पिकुअस न्यूक्लियस एंड यूजुअल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली। हाँ, ये एक बात गलत है, क्योंकि मैच्योर ये
फ्लोएम का पार्ट है और इसके पास अपना न्यूक्लियस और बाकी ऑर्गेनेली नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, बिकॉज तभी ये फ्लूइड को जो है वो अच्छे से फ्लो करने देता है अपने अंदर। ठीक है, तो इसका जो ये मेटाबॉलिज्म का जो काम कर रहा है, जो बाकी सेल ऑर्गेनली करेंगे, वो आसपास के कंपेनियन सेल करके देते हैं मैच्योर सीव ट्यूब को। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये ही गलत पॉइंट है। बाकी देखिए, अब चलिए ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन आपको पता भी नहीं था क्या है, लेकिन नेक्स्ट पढ़ते हैं। माइक्रोबॉडी आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट एंड एनिमल। ये भी सही बात है, माइक्रोबॉडी जैसे कि पेरोक्सीजोम होते हैं, ये तो सब में प्रेजेंट होते हैं ना, प्लांट में भी, एनिमल में भी। तो हमें तो 3 एकदम सही सही मिल गया, तो एक ही गलत होगा, वो है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट? चलिए देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या इनकरेक्ट है यहाँ इन्फॉर्मेशन। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम्स अटैच्ड टू ईआर, सही है ना, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ इसीलिए है क्योंकि उसके सरफेस पे राइबोसोम्स है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवॉइड ऑफ राइबोसोम, ये भी सही है, बिकॉज उसके पास राइबोसोम नहीं है, इसीलिए उसका सरफेस स्मूथ है। इन प्रोकैरियोट्स ओनली रफ आर ई आर प्रेजेंट, नहीं, प्रोकैरियोट के पास कुछ भी नहीं होता है, ना आर ई आर, ना एस ई आर, ना ई आर, कुछ नहीं होता उसके पास। ठीक है, तो ये जो हो गया गलत हो गया। और लास्ट है एस ई आर द साइट ऑफ लिपिड, हाँ, एस ई आर लिपिड बनाता है और आर ई आर प्रोटीन बनाता है, तो ये तो सही बात है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमें क्या बोला है ढूंढने? इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द इनकरेक्ट, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ आते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, चलिए देखते हैं क्या क्या स्टेटमेंट है। माइकोप्लाज्मा, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, है ना। कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। तो देखिए माइकोप्लाज्मा का तो अगर साइज देखें तो 0.1 से लेके 0.3 माइक्रोन ही होता है। अब ये इससे बड़ा भी है ना, तो इतना बड़ा फिल्टर पेपर से अगर हम पास करेंगे तो ऑब्वियस है पास हो जाएगा, तो पास हो जाएगा, है ना। तो वही बोल रहा है कैन पास थ्रू, तो इसका मतलब है सही सही जा रहे हैं हम लोग, सही है ये। ठीक है, सही ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया विद सेल वॉल, नहीं नहीं, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ के पास सेल वॉल नहीं होता है, ये मैंने आपको बताया था, तो ये गलत हो गया। तो यानी कि ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? अब देखिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में मैंने आपको बताया था क्या क्या रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है, गोल्जी बॉडी रहता है, लाइसोसोम रहता है और वेसिकल्स रहते हैं, है ना। तो ये सब है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब ये जहां जिस ऑप्शन में नहीं है वो गलत हो जाएगा, तो नॉट बोला है, नॉट कंसिडर्ड। कौन 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 से कंसिडर नहीं होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया कंसिडर नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, पेरोक्सिसोम नहीं होते। एंडोप्लाज्म में गोल्जी बॉडी तो है, तो यानी कि ए सी ई जो है वो कंसिडर नहीं होते, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन डज द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ? चलिए राइबोसोम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि हमारा आगे भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हम लोग सॉल्व कर सके। तो देखिए 2 तरह के राइबोसोम्स है ना, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और दूसरा होता है यूकैरियोटिक राइबोसोम। ठीक है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं 70s, यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं 80s। ये जो S है ना, ये यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, सिडबर्ग यूनिट कहते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि राइबोसोम को जो है मेजर करने के लिए यूनिट का डिस्कवरी किया गया था, सिडबर्ग ही थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेजर किया था, तो इसीलिए उनके नाम से ही ये यूनिट का नाम दिया गया सिडबर्ग यूनिट। अब देखिए इसके सब यूनिट्स होते हैं कुछ, ये भी हम लोग देखते हैं। सब यूनिट्स जैसे यूकैरियोट्स का देखें तो इसका लार्जर सब यूनिट जो होता है ना, लार्जर सब यूनिट 60s होता है और स्मॉलर सब यूनिट होता है 40s। ठीक है, वैसे ही प्रोकैरियोट के लार्जर सब यूनिट होते हैं 50s और सॉरी स्मॉलर सब यूनिट जो होता है, स्मॉलर सब यूनिट वो होता है 30s। ठीक है, अब अगर हम प्रोटीन का बात करें तो जो लार्जर सब यूनिट है उसको बनाने में 34 प्रोटीन्स लगते हैं और स्मॉलर को 21। वैसे ही यहाँ पे यूकैरियोटिक को लार्जर सब यूनिट बनाने में 50 प्रोटीन्स लगते हैं और स्मॉलर में 30। तो यहाँ पे अगर हम टोटल प्रोटीन का बात करें
तो वेरी करता है, यहाँ प्रोकैरियोट में कहीं-कहीं 51 भी दिया हुआ है, लेकिन 51 से 55 तक टोटल प्रोटीन होते हैं और यहाँ पे 80 होते हैं टोटल प्रोटीन, ठीक है? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, हाउ मेनी डिफरेंट प्रोटीन डज़ द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ? अब यहाँ पे राइबोसोम बोला है, कुछ नहीं बोला है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक नहीं बोला है, इसका मतलब ये यूकैरियोट ही पूछ रहा है, ठीक है? तो यूकैरियोटिक जो है अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको एज्यूम करके चलना है, तो ये हो गया 80 और ऐसे भी प्रोकैरियोटिक का ऑप्शन है भी नहीं यहाँ पे, ठीक है? तो ये हो गया हमारा सही ऑप्शन, टोटल प्रोटीन 80। चलिए, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन? अब देखिए साइटोस्केलेटन जो होते हैं ना, वो एक सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और वो सेल को बहुत सारा फंक्शन करने में हेल्प करता है। इस तरह से बहुत सारे साइटोस्केलेटन्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इस तरह के माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और ये जो होते हैं इनका मेन फंक्शन होता है मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है? सेल को मैकेनिकल सपोर्ट, सेल का शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है और मोटिलिटी, मोटिलिटी अगर जैसे कि हम लोग बैक्टीरिया वगैरह का बात करें या ऐसे सेल जिसके पास सीलिया फ्लैजेला है, तो उसके मूवमेंट के लिए हेल्प करता है साइटोस्केलेटन और इसके बाद अदरवाइज सेल के अंदर अगर कोई मूवमेंट हो रहा है, तो उसमें भी हेल्प करता है साइटोस्केलेटन। तो हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन बोला है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं बोल सकते बिकॉज़ ट्रांसपोर्ट नहीं करता कोई भी चीज़ों को, हाँ, ट्रांसपोर्ट करवाता है। अगर हम बात करें तो साइटोस्केलेटन के ऊपर कुछ प्रोटीन्स ग्लाइड करके अपने कार्गो को लेके जाते हैं, ठीक है? लेकिन खुद वो ट्रांसपोर्ट नहीं करता कोई भी चीज़, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड, नई-नई न्यूक्लियर डिवीजन ये नहीं करता, वो माइटोटिक स्पिंडल्स करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं करता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करते हैं प्रोटीन। मोटिलिटी सही ऑप्शन होगा क्योंकि सेल के अंदर मूवमेंट बनाए रखना और एक सपोर्ट प्रोवाइड करना ये साइटोस्केलेटन का रोल है, ठीक है? चलिए, समझ में आ गया होगा, आई होप सो। क्वेश्चन नंबर 28, डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास अपना जो है डीएनए होता है एक्सेप्ट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए होता है और ये सर्कुलर होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन यही पूछा है कि द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज, तो आंसर हो जाएगा, सॉरी, आंसर हो जाएगा आपका सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है? इसीलिए इन लोगों को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेली कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ आते हैं। अब बोला है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, अब हम ढूंढना है कौन सा सही है कौन सा गलत। पहला स्टेटमेंट कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ डबल मेम्ब्रेन, सही बात है, दोनों के पास डबल मेम्ब्रेन होता है, दोनों ही डबल मेम्ब्रेन कैटेगरी में आता है, ये मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में ही। सेकंड कह रहा है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट, ये भी सही बात है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है जिसको हम क्रिस्टे कहते हैं, इसके अंदर जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए जो है ये हाईली इम्परमिएबल होता है दूसरे आयंस के लिए, सिर्फ H प्लस आयंस ही मूव कर सके, इसीलिए ये दूसरे किसी आयंस को मूव करने नहीं देता है। तो ये भी बात सही है कि इनर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया का है वो क्लोरोप्लास्ट से लेस परमिएबल होता है। तो पहला ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन भी सही है। तो स्टेटमेंट वन, अच्छा ये तो गलत बोल रहा है, ये रहा स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन, चलिए यहाँ पे करेक्ट पूछा है, ध्यान रखेंगे हमेशा इस बात पे कि करेक्ट पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, ठीक है? द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s एंड प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज 70s, भाई बिल्कुल सही बात है। ईच राइबोसोम हैज टू सब यूनिट, है ना, स्मॉलर एंड लार्जर, मैंने आपको बताया था। द टू सब यूनिट ऑफ 80s राइबोसोम इज 60 एंड 40, ये भी मैंने आपको बताया था, और 70 का होता है 50 एंड 30, तो ये भी सही बात है। द टू सब यूनिट ऑफ 80s राइबोसोम इज 16, नहीं ये गलत है, और 70 का भी ये गलत है, ठीक है? द टू सब यूनिट 80s इज 60 एंड 30, ये भी गलत, और 70, तो ये
दो लास्ट का गलत है, बाकी का ABC सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ये 2025 का क्वेश्चन है और ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि अभी मैंने आपको राइबोसोम से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशंस थे मैंने दिए, जिसको अगर यूज करें ना तो आप लोग आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। चलिए लिस्ट 1 2 को मैच करते हैं। ये ऑप्शन वाला बड़ा इजी होता है ना कि मैचिंग वाला, क्योंकि इसमें क्या होता है एक दो को मैच कर लो मैं और आगे आंसर। चलिए सेंट्रोमेर देखते हैं। सेंट्रोमेर जो है वो सेल डिवीजन में काम करता है ना, एक्टिव होता है। चलिए सीलियम, सीलियम मूवमेंट है ना, सेल मूवमेंट में काम करता है, यानी कि ए का टू ये रहा, ए का टू और एक ये रहा ए का टू। चलिए दूसरा देखते हैं सीलिया, सीलिया का है 3, सी का 3 ये रहा, सॉरी सॉरी बी का 3, तो बी का 3 यहाँ पे है ना, यहाँ पे नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही सही है। क्रिस्टे जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, दो लेयर होते हैं, आपको पता होगा, दो लिपिड बाइलेयर होते हैं, है ना, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जिसको हम कहते हैं। तो ये हो गया हमारा सही ऑप्शन आ चुका है ना, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि हमने दो इंफॉर्मेशन को मैच किया और हमारा सही ऑप्शन आ गया। चलिए तो आज के लिए यहीं पे क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, जिसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।